वालेकुम। लेक्चर 40 FAR1 कैफ 1 स्टार्ट करते हैं। उमर लिमिटेड वाले क्वेश्चन का नोट होमवर्क में दिया था, कितने बच्चों ने ट्राई किया? इट वाज अ टफ क्वेश्चन और इस पे इंशाल्लाह मैं आज तकरीबन पूरा लेक्चर लगाऊंगा। एंड पे 10 मिनट के लिए हम इम्पेयरमेंट को भी देख लेंगे, जो होमवर्क में दिया था ना टैबो वाले सवाल। वो इसलिए कि हमारा चल तो टॉपिक IS 36 रहा है ना, अच्छा नहीं लगता सिर्फ IS 16 पढ़ने। ठीक है, चलें जी। तो फजूल बातें मत करें, कोई बोलता हुआ नजर आएगा तो खड़ा रहेगा 1.5 घंटा या क्लास छोड़ भी सकता है। अच्छा जी, उमर लिमिटेड का सवाल था और नोट बनाना था 31 दिसंबर 2018 का, लेकिन साथ में उसने कहा था कंपैरेटिव फिगर्स के लिए भी बनाना है नोट, यानी 17 और 18 2 साल का बनाना था। तो पहले 17 का बना लेते हैं, फिर 18 का। ठीक है, लेकिन उससे पहले वर्किंग मैंने करनी है। वो वर्किंग आप लोगों ने नहीं करनी है, क्योंकि आप लोगों ने इसकी वर्किंग कर रखी है। ठीक है, और इसकी वर्किंग जो है वो आपके पास प्लस एंट्रीज आपके पास हुई पड़ी हैं। ठीक है ना, तो आप अपने उमर लिमिटेड वाले सवाल में वर्किंग ओपन कर लें, साथ मैं रिवाइज करता जाऊंगा, आप नोट नहीं करेंगे। ठीक है जी। 1 जनवरी 2015 को हमने 10 बिल्डिंग्स खरीदी थी और इनकी कॉस्ट थी 500 मिलियन। ठीक है, यूजफुल लाइफ थी 10 साल। फिर 1 जनवरी 16, 17 और 18 3 रीवैल्यूएशन इसकी हुई थी, और फिर तीसरी रीवैल्यूएशन के बाद 4 बिल्डिंग्स बिकी हुई थी। ठीक है, याद है ये सवाल, ईद वाले दिनों का सवाल है। तो सवाल शुरू करते हैं। किस दिन एसेट खरीदा था? 1 जनवरी 2000। डेट, डिस्क्रिप्शन, सब रेपिटेशन है। एंट्रीज मैं बोलूंगा, आपके पास तो हुई पड़ी हैं, आप वहां से देख लेंगे। ठीक है, असल तो मकसद नोट बनाना है, लेकिन ज़रा सवाल को रिवाइज भी कर लें, ताकि डिस्पोजल जिनको मसला कर रहा था जब हमने किया था, ज़रा उनका वो मसला भी दूर हो जाएगा। ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन, उसके बाद बिल्डिंग्स, रीवैल्यूएशन, सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। 1 जनवरी 2015 को हमने बिल्डिंग्स खरीदी 10, कॉस्ट थी इनकी 500। 31 दिसंबर 15 तक कुछ भी नहीं हुआ सिवाय डेप्रिसिएशन के। लाइफ थी 10 साल, 500 बटा 10 50, 450 की बुक वैल्यू आ रही है 31 दिसंबर 15 पर। फिर 16 के साल के पहले ही दिन क्या हुआ, एसिड रीवैल्यू होकर 800 पे चला गया। ठीक है, तो वर्किंग ही सिर्फ करनी है। असल में ना पता है क्या है, हमने 18 के साल का नोट बनाना है। ठीक है, 18 के साल का नोट बनाने के लिए वर्किंग डिटेल से करके लाना ज़रूरी है। अगर बार बार रीवैल्यूएशन ना हो रही होती, मिसाल के तौर पे 18 के साल में ही रीवैल्यूएशन होती, तो हम 1 जनवरी 15 से 18 तक जंप करके आ जाते। जंप करना सिखाया हुआ है आपको, एक्यूमुलेशन निकाल के बुक वैल्यू निकाल लेते। पर मसला ये है कि हर साल में रीवैल्यूएशन हो रही, तो इसलिए चाहे नोट 18 के साल का बनाना है, हमने वर्किंग डिटेल्ड ही करके आनी है। वापस अपनी अपनी सीटों पे आके बैठ जाओ भाई तीनों, हमने वर्किंग डिटेल्ड ही बनानी है, ये मजबूरी है। ठीक है ना, तो 1 जनवरी 16 पर एसिड रीवैल्यू हो रहा है। बोलो, कलर ना चेंज कर लें, मतलब अभी क्या करना कलर चेंज, जब जिस साल की जरूरत पड़ेगी उसको बाद में कर लेंगे। तो 1 जनवरी 2016 पर एक लाइन आपने खाली छोड़ी और रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेनी। तो रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी? 800। ठीक है, और 350 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब ये रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग फिगर आ गई, और अब 31 दिसंबर 16 पर जाकर इस रीवैल्यूड एसिड को डेप्रिशिएट करना है, तो फिर रीवैल्यूड अमाउंट को पकड़ोगे। ठीक है, और रिमेनिंग लाइफ पर डेप्रिशिएट करोगे। ठीक है, अच्छा जी, चलें। वर्किंग आपके पास है, देख रहे हैं वर्किंग सबने ओपन की है। वर्किंग ये कौन से लेक्चर के अंदर वर्किंग आई थी? ये फिर हैंग हो गया भाई। आमिर किधर है? आमिर को आज बैठे इधर, ये मरीज बना हुआ है आज। ठीक है जी, तो 31 दिसंबर 16 तक इस एसिड को क्या करना है हमने, सब बच्चे वर्किंग ओपन करें। लेक्चर नंबर कौन सा था? हाँ, इसको देख लो। हाँ, ओपन, इसको रीस्टार्ट कर लो, या इसको आल कंट्रोल डिलीट कर लो, सीधा करो तो शायद वैसे ही चल जाए। क्या कर रहे हो? पॉज करें यार जी। तो डेप्रिसिएशन करनी है रीवैल्यूड अमाउंट की, 800 को डिवाइड करेंगे रिमेनिंग लाइफ 9 पर, और सरप्लस को भी 350 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन 89 और 39। ठीक है जी, 711 और 311। ये फिगर्स भी कुछ कुछ याद आ रही, पिछली क्लास में भी किया वैसे।
उसके बाद 17 का साल आया और साल के पहले दिन एसेट रीवैल्यू हो रहा है, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे। तो सवाल में देखकर बताएं रीवैल्यूड अमाउंट कितनी थी। ये 1 जनवरी 17 की रीवैल्यूड अमाउंट है 300, ठीक है जी। तो 300 रीवैल्यूड अमाउंट लिखी तो आपको 411 का रीवैल्यूएशन लॉस आ गया। इस लॉस ने पहले 311 के सरप्लस को हड़प किया और 100 का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में शो होने लग गया, ठीक है जी। तो रीवैल्यूएशन पर आपको लॉस आ गया। 17 पर आपने इसको डेप्रीशिएट करना है अब। तो रीवैल्यूड अमाउंट पकड़ी आपने 300, रिमेनिंग लाइफ 8, 100 के लॉस के साथ भी यही अशर कर देंगे, बोलेंगे डेप्रीशिएट 38 लिख लिया मैंने, 13, बड़ी मेहरबानी जी। बुक वैल्यू 262 और 87 नेगेटिव। अब भी हमारा साल शुरू होने जा रहा है। वो अलग बात है कि हमने नोट तो दोनों साल का ही बनाना है, और मैं तो ऐसे करूंगा कि पहले 17 का बना के फिर 17 छुपा लूंगा 18 के लिए, ताकि आप 18 के लिए भी वही बातें दोबारा सोचें जो 17 के लिए सोचनी है। क्योंकि पेपर के अंदर नॉर्मली एक एसेट के मल्टीपल ईयर्स नहीं आते, पेपर के अंदर मल्टीपल एसेट्स और एक साल होता है। जैसे फैम वाले सवाल में देखा था आपने 2-3 एसेट्स होंगे, तो ये एसेट की लाइफ का इस सवाल, मिसाल ये सवाल 17 में भी खड़ा कर सकता था हमें, 18 में भी, तो हम दोनों को देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी रिवीजन एक तरह से चल रही है ना, ठीक है। एक बार जो रिवीजन हो जाए उसके बाद फिर आराम आराम से अगला काम करेंगे जी। 31वां 17 पर पहुंच गया जी। अब 18 के साल के पहले दिन रीवैल्यूएशन हो रही है, एक लाइन खाली छोड़ी और रीवैल्यूड अमाउंट लिखी। अच्छा, कितना जी, 600। ये 600 की रीवैल्यूड अमाउंट आ रही है 1 जनवरी 18, ठीक है। तो एसेट को उठाकर ले गए 600 पर जी। 338 का सरप्लस आ गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, बैलेंसिंग। अब इस सरप्लस ने पहले 87 के लॉस को रिवर्स कर दिया और 251 का सरप्लस स्टैंड करने लग गया। इस दिन अरोज हुआ, इस दिन सरप्लस अरोज कितना हुआ, 200। ये नहीं कहना सरप्लस 338 का अरोज हुआ, एसिड डेबिट 338 से ही हुआ है, लेकिन सरप्लस तो 251 का ही अरोज हुआ है ना। बाकी तो 87 रुपये जो हैं वो लॉस की रिवर्सल हुई है, ठीक है। तो 87 तो यहाँ पर एडजस्ट हो गया ना सरप्लस का, इसलिए सरप्लस के अकाउंट में क्या गया है, देखें ना ऊपर लिखा हुआ है सरप्लस, सरप्लस में तो 251 ही आया, ठीक है। अब हमारा एसेट डिस्पोज होना था, तो 31 मार्च 18 तक हमने कहा था डेप्रीसिएशन ऑफ 3 बिल्डिंग्स, 3 नहीं 4, सॉरी 4 बिल्डिंग्स। वर्किंग नंबर 2 की थी हमने, 1 तो ये चल रही है, वर्किंग 1 तो ये चल रही है, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 2 में आपको कहा था कि हम जो करेंगे वो तो याद ही होगा आपको, बहरहाल रिवाइज ही कर रहे हैं। और इसी दिन 31 मार्च 18 पर बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल या बुक वैल्यू ऑफ 4 बिल्डिंग्स ही लिख दो, ये भी हमें इसी वर्किंग से मिली थी, वर्किंग 2 से, ठीक है। और फिर हमने 31 दिसंबर 18 पर डेप्रीसिएशन लिखी थी यहाँ पर रिमेनिंग 6 बिल्डिंग्स की, और ये हमें मिल गई थी वर्किंग, एक और वर्किंग कर ली थी हमने कि यहाँ जगह नहीं होती, वर्किंग 3 में कर लेंगे एक, ठीक है, सही है। तो ये 3 चीज़ें निकालने के बाद हम बुक वैल्यू पर पहुंच गए थे, और बुक वैल्यू में जाहिर सी बात है रिमेनिंग बिल्डिंग्स की ही बुक वैल्यू होनी है जो बच जानी है, ऐसे ही है। तो अब कहा था आपको मैंने ये कि अगर रीवैल्यू हो रहा हो एक एसेट और फिर डिस्पोज भी हो रहा हो, यानी मल्टीपल एसेट्स हों और उनमें से रीवैल्यू होने के बाद कुछ डिस्पोज हो रहे हों, तो आप डिस्पोजल वालों के लिए अलग से एक वर्किंग बनाएं। उसमें करना क्या था, मैंने कहा था डिस्पोज होने वाले एसेट्स को लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट से पकड़ के वर्किंग को कर लो। ये लेक्चर लिया हुआ है तुमने, हैं? याददाश्त वापस आ रही है? नोट किया था, दिखाओ ज़रा मुझे। नोट नहीं किया था, ज़मानी लेक्चर लेते हो आजकल। हाँ अच्छा जी, पता लग जाता है शक्ल देख के कि लेक्चर लिया हुआ है या नहीं, ठीक है। तो जिन्होंने ये लेक्चर्स नहीं लिए हुए थे ईद वाले दिनों के, बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर्स थे। बहरहाल आप लोगों की मर्जी है, इस दफ़ा शायद आप पास करने का इरादा नहीं रखते, तो कोई नहीं, अगली बार से। तो डेप्रीसिएशन एंड बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल हमारी इस वर्किंग से निकली थी। इसमें मैंने आपको कहा था कि दोबारा से आप वही काम करें, वर्किंग करें, डेट, डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग्स। अब यहां पर सिर्फ
4 बिल्डिंग्स लेनी थी आपने जो डिस्पोज हो गई, ठीक है। बल्कि थोड़ा सा इसको और आगे कर लें, यहाँ पे काफ़ी कुछ चले, अल्लाह करेगा आ जाएगा जी। बिल्डिंग्स, फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड, और प्रॉफिट एंड लॉस शायद ये यूज़ ही नहीं हुआ था। तो लेटेस्ट रीवैल्यूएशन की डेट है 1 जनवरी 18। इस पर आपने रीवैल्यूड अमाउंट लेनी थी ना, बोलो। तो अब टोटल रीवैल्यूड अमाउंट 600 थी, इसमें से 4 की अलग करनी थी, कितनी, 240। ऐसे ही सरप्लस 1 जनवरी 18 पर कितना अरोज हो चुका है, 251 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4 किया था तो 100 आया था, मुझे याद है। असल में कुछ याद था, कुछ पिछली क्लास में हो गया, ठीक है। ये काम किया था, याद आ रहा है, याददाश्त वापस आ रही है। अब इसको डेप्रीशिएट करना था हमने 31 मार्च 18 तक, तो रीवैल्यूड अमाउंट को पकड़ा 240, इसको डिवाइड करना था रिमेनिंग लाइफ पे। 1 जनवरी 18 पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी थी। 1 जनवरी 15 को एसेट्स खरीदे थे, तो 15, 16, 17, 3 साल गुजर चुके थे, रिमेनिंग 7 है। लेकिन हमें ये पूरे साल की डेप्रीसिएशन नहीं चाहिए, ये डिवाइड बाय 7 से तो पूरे साल की डेप्रीसिएशन आएगी, हमें तो 3 महीनों की डेप्रीसिएशन चाहिए। ऐसे ही सरप्लस के साथ भी करना था, जो 100 का सरप्लस निकला है उसको डिवाइड करना था 7 से, और 3/12 को ट्रांसफ़र कर देना था रिटेन अर्निंग्स में। कितना कितना आया था जी, 9 और 4, ठीक है जी। और अगली रेलेवेंट फिगर जो हमें यहाँ से मिली थी वो थी बुक वैल्यू और सरप्लस की भी बुक वैल्यू जी, 231 और 96, ठीक है जी। ये बुक वैल्यू डिस्पोजल की आ गई। तो यहाँ से हमें 2 फिगर्स मिली थी जी, पहली डेप्रिसिएशन की 9, दूसरी ट्रांसफ़र ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्शन डिस्पोजल वालों की 3 महीनों की 4, फिर बुक वैल्यू 231 और सरप्लस 96। याद आ रहा है? अच्छा, उसके बाद वर्किंग 3 हमने परफॉर्म की थी, उसके अंदर हमने डेप्रीसिएशन ऑफ रिमेनिंग 6 बिल्डिंग्स निकाली थी, और वो पूरे 12 महीनों की थी। उसमें मैंने कहा था कि सिंपल सी वर्किंग है, बस मसला ये है कि वहाँ पर जगह नहीं थी इतनी ऊपर, इसलिए यहाँ पर ले आए। तो 2 तरीके थे, या तो 600 में से 240 माइनस कर दें तो बाकियों की रिमेनिंग की रीवैल्यूड अमाउंट आ जाएगी, या जो हशर यहाँ पर किया था इंटू 4 कर दिया था उसी को 6 कर दें। दोनों तरीके ही वैलिड थे। मैंने आपको कहा था बेहतर यही है, ज़रा रिवाइज कर लें। 600 टोटल रीवैल्यूड अमाउंट है, 10 की है, हमें इस वक्त अब 6 की चाहिए, तो आंसर आया था 360। ये 360 है रिमेनिंग 6 बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट। लाइफ कितनी है डेप्रिसिएट करने के लिए, 7। फ्रैक्शन नहीं लगाना क्योंकि पूरे 12 महीनों की डेप्रिसिएशन लेनी, ठीक है। तो कितना आया था आंसर, 51। ये आ गई थी डेप्रिसिएशन रिमेनिंग बिल्डिंग्स की। अगला काम सरप्लस के साथ, या तो 251 माइनस 100 कर दो, 151 निकाल लो, ये ऐसे भी कर सकते थे। 251 डिवाइडेड बाय 10, ये 10 बिल्डिंग्स का सरप्लस था, हमें 6 का चाहिए, वो कितना है 151। इसको डिवाइड करो, सेम वही अशर जो एसेट के साथ किया सरप्लस का, तो वही करते हैं। कितना आया था 22। ये 2 फिगर्स हमें और चाहिए थी, 51 और 22। तो ये 51 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और ये 22 ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स। बुक वैल्यू बता दो, 309129, ठीक है जी। जी स्टूडेंट, ईयर एंड पे रीवैल्यूएशन हो पहले डिस्पोज कर देना, बाकियों को रीवैल्यू कर लेना। वैसे बिल्कुल आखिरी दिन करेंगे नहीं डिस्पोजल, अगर हो भी तो पहले डिस्पोजल कर देना। मेरे ख्याल में ये कॉमन सेंस की बात है, कोई स्टैंडर्ड की तो गाइडेंस नहीं है इस पर, कॉमन सेंस की बात है ना कि आप रीवैल्यू नहीं ऐसे तो करोगे ना जो आपके पास पड़े हैं। तो जिसको बेचना है उससे तो एक्चुअल गेन लॉस निकाल के देना, तो पहले उसको बेच दो, जो बच जाए उनको रीवैल्यू कर देना। सवाल कहाँ से आया? सवाल बच्चे का ये था जी ऑनलाइन वालों, अगर ईयर एंड पे डिस्पोजल हो और ईयर एंड पे ही रीवैल्यूएशन हो तो क्या करेंगे? मैंने कहा जी कॉमन सेंस यूज करते हुए पहले उस जाने वालों को डिस्पोज करते हैं, जो बच गए अब उनको रीवैल्यू करेंगे ना, कि इनको उठा के फेयर वैल्यू पे लाओ, जो पड़े ही नहीं उनको कहाँ लाना है, ठीक है। तो पहले डिस्पोज कर देना जी, ये वर्किंग याद है? अच्छा, अब इसमें अगर हम बात करें जर्नल एंट्रीज की, तो मैं सिर्फ 18 के साल की जर्नल एंट्रीज करता हूं। बाकी मैंने ज़बानी बोली थी, मुझे याद है क्लास के अंदर मैंने बाकी ज़बानी बोली थी। 18 के साल की गालिबन 8 एंट्रीज थी जो मैंने आपको करवाई थी और आपने उनको नोट भी किया था, ठीक है। 8 जर्नल एंट्रीज आपके रजिस्टर्स के ऊपर मौजूद है। कितने बच्चों ने लेक्चर खोला हुआ है उनके सामने ये नोटेड नजर आ रहा है, ये देख लेंगे। तकरीबन 60-70% क्लास है, यानी बाकियों ने ईद वाले लेक्चर्स नहीं लिए तो नहीं लिए। हालांकि ये बात अपने जहनों से निकाल दें कि नया टॉपिक शुरू हो गया, पिछले की जरूरत नहीं है। जो IAS 16 को आप माफ़ी देकर चल रहे हैं ना, जो चल रहे हैं अभी तक, ये आज कल के अंदर पूरा कर लें, इसने जान कोई नहीं छोड़नी आपकी। ये अगले 4-5 टॉपिक्स में तकरीबन अगले 20-22 दिन तक ये साथ ही है,
हर टॉपिक के बाद इसने लाजमी आना है साथ, ठीक है ना। तो अगले 20-22 दिन में जो हमने ये IAS 36 खत्म करके अगले 3 टॉपिक्स करने हैं, IAS 23 है, IAS 20 है, IAS 40 है, ये साथ साथ ही है IAS 16। तो भाई ये जो ईद के अंदर जो आप अपना टाइम ज़ाया करके आए हैं, ये देख लें कि ये भाई आपकी खुशी वाली एक ही ईद ना हो आखिरी। ईद पे आजकल रिजल्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो एंट्रीज करते हैं जी। सबसे पहली एंट्री 1 जनवरी 18 को ट्रांसफर की एंट्री होगी क्योंकि रीवैल्यूएशन हो रही है, ठीक है। कितने बच्चों के पास ये नोटेड है, जरा दोबारा हाथ खड़ा करें। हाँ चलें, काफ़ी बच्चे हैं। बाकी ये जो अब्दुल शकूर वगैरह और ये सारे बैठे हैं ना, ठीक है, ये पठान जो गए हुए थे घरों को और काम नहीं करके आए, ये बस फातिहा पढ़ लें फिर अपने FAR 1 के ऊपर। अच्छा जी, या फिर FAR 1 के वो लेक्चर्स पढ़ लें, कोई एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी। अच्छा जी, अब 1 जनवरी 18 को रीवैल्यूएशन हो रही है, तो सबसे पहले ट्रांसफर की एंट्री करनी है। ट्रांसफर की एंट्री याद है आपको, मैंने कहा था वर्किंग में नजर नहीं आती, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने रीवैल्यूएशन की डेट पे खड़े होकर देखना है ये एसेट अगर अपनी जिंदगी में इस दिन से पहले कभी रीवैल्यू नहीं हुआ होगा तो फिर इस दिन तक डेप्शन कितनी एक्यूमुलेट हो चुकी होगी, डेट ऑफ परचेज से इस दिन तक, डेट ऑफ सेल तक नहीं, इस दिन तक सेल नहीं करेगी, ठीक है। और अगर कभी इस एसेट की जिंदगी में इससे पहले रीवैल्यूएशन हुई होगी तो उस रीवैल्यूएशन तक की डेप्शन तो ट्रांसफर हो गई होगी, ठीक है। तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर डेप्शन इकट्ठी पड़ी होगी उस लास्ट रीवैल्यूएशन से इस दिन तक की डेप्रिसिएशन। कई बार सिखाई थी ये बात, ठीक है। तो वर्किंग में हमने देखा 1 जनवरी 18 से ऊपर, तो 1 जनवरी 17 पर भी एसेट रीवैल्यू हुआ था। तो इसका मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर इन 2 डेट्स के दरमियान जितनी डेप्शन है वो एक्यूमुलेट हुई पड़ी होगी। तो इन 2 डेट्स के दरमियान तो सिर्फ एक ही डेप्शन आ रही है और वो है 38 की। तो पहली एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट 38 से, ये एंट्री वर्किंग में नजर नहीं आ रही, ठीक है जी। दूसरी एंट्री एसेट डेबिट, मैं एक पहली लिख रहा हूं। दूसरी एंट्री एसेट डेबिट ये तो ऊपर करके लिखे, मिक्स नहीं हो, एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। देखें आपके पास यही एंट्री हुई पड़ी है 2018 की दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 9 से, टिक करते जाए, एंट्रीज रिवाइज करा रहा हूं। चौथी एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 4 से। पांचवी एंट्री डिस्पोजल की थी, ठीक है, और छठी उसकी ट्रांसफर की थी। ये एंट्रीज चलो मैं यहां पे कर देता हूं एक बार, वैसे ही फिर मिटा देंगे, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट और एसेट क्रेडिट और कैश डेबिट और गेन लॉस, ठीक है। दूसरी एंट्री कहा था आपको डिस्पोज हो जाए तो अगर सरप्लस का बैलेंस पड़ा है तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ये एंट्री भी होगी, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि डिस्पोजल के लिए आप हमेशा क्या किया करो, अपनी वर्किंग की तरफ आ जाया करो, ये आपको फिगर्स ढूंढ कर दे देगी। डिस्पोजल के दिन अगर रीवैल्यू हुआ एसेट तो एसेट अकाउंट में से एसेट की लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट क्रेडिट होती है जो कि 240 है। डिस्पोज होने वाले एसेट की यही रीवैल्यूड अमाउंट है ना, ठीक है। और दूसरा स्टेप इसकी एक्यूमुलेशन होती है डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन, और वो नजर आ रही है कि सामने 9 ही है, ठीक है। लेकिन तैयारी आपको करवाई थी इस बात की कि 18 से शुरू होकर कहीं 19, 20, 21 में जाकर बिक रहा होता तो क्या करते। तो मैंने एक स्टेप यहां पर एडिशनल करवाया था कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल आप ऐसे निकाला करोगे 240 माइनस 231, सिखाया था ना, बोला था आपको कि यहां पर तो 9 नजर आ रहा है डायरेक्टली, लेकिन किसी मुश्किल सवाल के अंदर ये फॉर्मूला तो पता हो कि जाने वाले एसेट की एक्यूमुलेशन यहां से निकला करेगी वर्किंग 2 से, ठीक है। तो स्टेप 1 एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करो जाने वाले एसेट की लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट। स्टेप 2 एक्यूमुलेटेड डेप्शन को डेबिट करो जाने वाले एसेट की डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ डिस्पोजल तक की एक्यूमुलेशन 9। स्टेप 3 कैश रिकॉर्ड करो, 80 ईच था, 4 बिल्डिंग्स थी, याद है, तो कितना आया था 320, तो गेन आ रहा था बैलेंसिंग फिगर कितना 89, ठीक है। उसके बाद आपको कहा था जो सरप्लस का बैलेंस पड़ा है उठाओ और फेंक दो रिटेन्ड अर्निंग्स में, तो 96 सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ठीक है। यही डिस्पोजल की आपकी एंट्री नंबर उस दिन जो आपने सवाल किया था, लेक्चर कौन सा बता रहे हो आप लोग, 31, लेक्चर 31 के अंदर ये सवाल जब हमने किया था तो ये एंट्री नंबर 5 है, ये एंट्री नंबर 5 है। अब मसला ये है, ये आता है कि वर्किंग के अंदर एंट्री नंबर 5 इस तरह से नजर नहीं आ रही, 231 सिर्फ नजर आ रहा है। तो 231 क्या था, कुछ याद है? मैंने आपको कहा था कि एसेट का क्रेडिट होना और एक्यूमुलेटेड डेप्शन का डेबिट होना, अल्टीमेटली ये बुक वैल्यू का क्रेडिट होना ही तो है 231 से, ठीक है। तो हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होती नजर आ रही है 9 से एंट्री में, और बिल्डिंग्स क्रेडिट होती नजर आ रही हैं 240 से एंट्री में। तो वर्किंग चूंकि बुक वैल्यू पे बन रही होती है तो इन दोनों को नेट करके देखना पड़ेगा अगर आप जर्नल एंट्री में ये एंट्री देखना, ये वर्किंग में ये जर्नल एंट्री देखना चाहते हैं।
तो यही तो मैंने आपको कहा था कि ये एंट्री नंबर 5 आपकी बनती है डिस्पोजल की 231। ठीक है, सही है, चलें आगे। उसके बाद छठी एंट्री ये पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये आपकी 5वीं एंट्री थी उस दिन और ये 6th एंट्री थी, नजर आ गई दोनों। अच्छा, उसके बाद 7th एंट्री थी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड ऑप्शन क्रेडिट रिमेनिंग बिल्डिंग्स की डेप्रीसिएशन से, और 8वीं और आखिरी एंट्री उस दिन हमने की थी रीवैल्यू सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ठीक है, तो ये 8 एंट्रीज हमने की थी यकम जनवरी 18 वाले सवाल के अंदर। ये सारा सवाल हमने कर लिया अब रिवाइज, कोई मसला? कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये मैं एंट्री जरा नीचे ले जाऊं, कहीं जरूरत पड़ी तो फिर इसको उठा लेंगे। फिलहाल इनको जरा साइड पे कर देते हैं क्योंकि मैंने ना अब नोट बनाना है। चलें जी, अब रिक्वायर्ड, असल में तो रिक्वायरमेंट थी पीपीई का नोट बनाना है, जो कि हमने उस दिन बनाया ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि उस दिन तक हमने नोट बनाना सीखा ही नहीं हुआ था। फिर नोट बनाते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, और आज हम नोट में तो माहिर हो चुके हैं, लेकिन जो काम आज सिखाना है वो आज से पहले नहीं सीखा हुआ था। इसीलिए तो तकरीबन आज की क्लास के 55 to 60 मिनट सिर्फ इसी काम पे लगने हैं। ठीक है, ये बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज, लेकिन इसको पहले नहीं करवा सकता था, मजबूरी थी। तो स्केल मैंने निकाला और इधर मैंने लाइन लगा दी। ठीक है जी, नोट का फॉर्मेट बनाना शुरू करें। वैसे तो घर से फॉर्मेट ही बनाकर लाए हुए, मुझे पता है, पिछली क्लास में मैंने देखा फॉर्मेट बनाकर लाए हुए थे। मैंने कहा अटेम्प्ट नहीं किया, कहते हैं आपने नहीं करना, आप करेंगे तो हम देख के कर लेंगे बस। ठीक है, तो बेशर्मी की भी हद होती है, यस सर्व करने वालों के लिए ये पैगाम, बेशर्मी की भी हद होती है। ठीक है जी, तो नोट बनाते हैं जी, नाम लिखते हैं। शाबाश शाबाश, आई वुड सजेस्ट कि जिन्होंने ट्राई किया हुआ था वो नए सफ़े पे नए सिरे से फॉर्मेट बनाएं ताकि साथ साथ नोट करें और चीज़ें लिखें, और जिन्होंने सिर्फ फॉर्मेट बनाया हुआ है वो फिर साथ साथ नोट करें। उनको समझ ज़रा कम आएगा। ठीक है, दूसरों के लेवल पे कभी नहीं पहुंच सकेंगे वो, बहरहाल नोट तो करें, अब क्या हो सकता है। उमर लिमिटेड, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एफएस नहीं लिखना आप लोगों ने, पर्चे में नंबर कटेंगे। फॉर द ईयर एंडेड पूरा लिखना है आपने, वरना पर्चे में नंबर कटेंगे। अच्छा जी, 31 दिसंबर 2018 का नोट बनाना है। लिखो यहाँ पर 18 ही, इसका कंपैरेटिव 17 हुआ करता है। आप कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश उठाकर देखो ना, तो जिस साल की पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी हेडिंग में उसी का ही नंबर लिखा होगा, लेकिन कंपैरेटिव में दूसरा साल भी पड़ा होता है। ठीक है ना, तो वैसे तो मैंने नोट 31 दिसंबर 18 का ही बनाना है, लेकिन उसके कंपैरेटिव की भी रिक्वायरमेंट है। तो 31 दिसंबर 18 का कंपैरेटिव 31 दिसंबर 19 होगा ना, 17 होगा। तो पहले हम लिखते होते हैं करंट ईयर और फिर उसका कंपैरेटिव। ठीक है जी, तो 31 दिसंबर 2000 जरा दूर करके लिखते हैं ताकि मैं बाद में इसको छुपा सकूं। लो भाई, अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मैं 31 दिसंबर 18 का नोट भी बना रहा हूं। ठीक है ना, हमने बिल्कुल इनको इंडिविजुअली लेकर चलना है ताकि मैं आपको सिखा सकूं। किसी भी साल के अंदर ये सवाल खड़ा कर सकता था ना मिलाकर। ठीक है, ओके, और सही है। चलो अच्छा जी, 31 दिसंबर 17 का नोट बनाना है, और नोट का कोई नंबर बता दो। ये 18 को इग्नोर करो फिलहाल। ठीक है ना, 17 का नोट बना रहे हैं। 8 बच्चों ने कहा जी 8 का नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पूरा लिखना वरना नंबर कटेंगे जी। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पूरा लिखना वरना नंबर कटेंगे। बताता रहता हूं मैं, बाकी आपकी मर्जी है, आप नंबर कटवाने हैं तो ग्रॉस ये लिख देना। ठीक है जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लेंगे। ग्रॉस चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है? अच्छा जी, उसके बाद जी ओपनिंग, और सवाल में रीवैल्यूएशन है तो ट्रांसफर और रीवैल्यूएशन ये पहले लिख लेते हैं। पहले एडिशन डिस्पोजल भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो हमारी आदत है, जरा फॉर्मेट ज़हन में बैठा हुआ है। फिर एडिशन, वैसे सवाल में था कोई नहीं, चलो एडिशन डिस्पोजल तो है ना, तो पूरा फॉर्मेट ही बना लेते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, उसके बाद एक्यूमुलेटेड, एक्डेप नहीं लिखना आपने, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वरना क्या होगा, नंबर कटेंगे जी। ओपनिंग बैलेंस, फिर स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन है या एंड? स्टार्ट पे है तो पहले ट्रांसफर फिर डेप्रिसिएशन, और अगर ड्यूरिंग द ईयर हो या एंड ऑफ द ईयर हो तो फिर पहले डेप्रिसिएशन लिख लिया करेंगे। ये आपको जरा आसानी हो जाती है इससे। ठीक है, तो पहले ट्रांसफर फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, फिर डिस्पोजल की जो जाने वाले एसेट की एक्यूमुलेशन हम यहां से निकालते हैं वो, और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, क्लोजिंग का डिफरेंस बुक वैल्यू। हाँ, अगली बात फिर देख लेते हैं, फिलहाल ये तो कर लें। ठीक है, ले जी, अब 31 दिसंबर 2017 का नोट बना रहे हैं, तो हमारे लिए ओपनिंग क्या डेट बनेगी, यकम जनवरी 17। तो यकम जनवरी 17 पर
एसिड का ओपनिंग और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग, ये ज़रा मुझे निकाल कर आप लोग दें। आंसर मुझे नहीं बताना, आप लोग कहीं पर अपनी बुक्स पे ही लेफ्ट साइड पे कहीं पे लिख लें, मेन नोट में बेशक ना डालें, लेकिन एक एक फिगर इन दोनों के ओपनिंग बैलेंसेस की वो निकाल के आप काइंडली अपने पास लिख लें, ताकि थोड़ी देर बाद जब मैं वो लिखूं तो आप देख लें कि आपने सही लिखा या नहीं। सॉरी, यूँ नहीं कहना चाहिए बड़ा बोल, मैं जब लिखूं तो आप चेक करके मुझे बताएं आपने सही लिखा है या नहीं, यानी मैंने सही लिखा है या नहीं। बड़ी खांसियां आ रही हैं तुम्हें, ये बोलना फिर ना शुरू कर देना, अभी भी रूल वही अप्लाई होना है, खड़े होना पड़ेगा, तब तक मैं ज़रा टाइम ज़ाया कर लूँ। जी कितने बच्चे कोई ना कोई फिगर लिख चुके, साइड पे याद करा करें बस। कितने बच्चे हाथ खड़ा करें। अच्छा जी, ये बताएं जी क्या फिगर लिखी। 800, और कोई है 89, और जी और कोई ऑप्शन। 700 है, 711 और एक्सपेक्टेशन 89, और जी और कोई 300 और एक्यूमुलेशन 89। चलो ये तो शुक्र है कांस्टेंट है। अच्छा जी सुने, ओपनिंग बैलेंस किस दिन चाहिए। गुनाह कबीरा है अगर इसको यकम जनवरी 17 पे खड़े होकर सोचा तो, वरना इसी तरह से होगा जो मुख्तलिफुल नस्ल जवाब आ रहे हैं। अब करना क्या है, इधर देखें, यकम जनवरी 17 का ओपनिंग चाहिए ना आपको, ठीक है। आपने खुद को एक साल पीछे क्लोजिंग डेट पर लेकर जाना है, यानी यकम जनवरी 17 का ओपनिंग निकालना है तो पहले ले जाओ खुद को 31 दिसंबर 16 की शाम को। ये अपने आप यहाँ खड़े हो, ये आप, ठीक है जी। ये एक टांग 31 पे, एक 16 पे, दिसंबर को आप देख रहे हो, ठीक है जी। तो 31 दिसंबर 2016 पे खड़े होकर आपने सवाल से सवाल पूछना है, ठीक है जी। आपने क्या करना है, सवाल से सवाल पूछना है। यहाँ पर आप खड़े हो और आपने सवाल से सवाल पूछना है, नोट कर लेना बाद में, इसलिए लिखो मत साथ साथ। सवाल से क्या सवाल पूछना है जी, आप कहेंगे क्या ये एसिड 31 दिसंबर 16 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ है। तो सवाल क्या है जी, क्या ये एसिड कभी 31 दिसंबर 16 कभी 31, जरा ये पूरा नहीं आया जी, 31 दिसंबर 16 या उससे पहले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 16 भी बोलना है, वरना ये रहने वाला सवाल फंसा देगा। क्या ये एसिड कभी, हम खड़े कहाँ पे हैं जी, खड़े कहाँ पे हैं, 31 दिसंबर 16 पर खड़े हैं, तो हम ये सवाल 31 दिसंबर 16 पर ही खड़े होकर पूछ रहे हैं, क्या ये एसिड 31 दिसंबर 16 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ है, अभी पहले भाई जनरल रूल लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। अब इस सवाल का, ये भी 300, 700, 11, 800 वाले मुख्तलिफ लोग हैं, ठीक है ना। अच्छा लिख लेना 800, 300 और 711। अच्छा जी, तो सवाल ये किया जी, क्या ये एसिड कभी 31 दिसंबर 16 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ है। अब इसका पॉसिबल आउटकम एक नहीं दो हो सकते हैं, या तो जवाब आएगा कि ये कभी रीवैल्यू नहीं हुआ, ठीक है। ये एसिड अगर कभी रीवैल्यू नहीं हुआ जवाब ये आता है, तो फिर इधर देखो, फिर एसिड अकाउंट में एसिड की ओरिजिनल कॉस्ट पड़ी होगी, एसिड अकाउंट में कॉस्ट पड़ी होगी, ठीक है जी, ओके। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेट ऑफ परचेज, बल्कि यूं लिखें, एक्यूमुलेटेड अकाउंट में डेट ऑफ परचेज, लिखे मत, नोट कीजिएगा, डेट ऑफ परचेज से आज तक की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी, ठीक है। आज तक की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुई पड़ी होगी, ठीक है ना, पड़ी होगी, लिखना बंद कर दिया इसने, और आमिर उठ के आ रहे हैं दोबारा, ठीक है जी। तो एक्यूमुलेटेड एसिड अकाउंट में क्या पड़ा होगा जी, कॉस्ट पड़ी। अगर ये एसिड कभी जिंदगी में रीवैल्यू नहीं हुआ तो फिर एसिड अकाउंट के अंदर क्या पड़ा होगा, कॉस्ट ही पड़ी होगी, ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड अकाउंट में क्या पड़ा होगा,
आज ये लगा के देखो शायद चल जाए, छेड़छाड़ की तरह लगा नहीं। अच्छा जी, एसेट अकाउंट में क्या पड़ा होगा जी, एसेट की कॉस्ट, और अक्यूमुलेशन अकाउंट में क्या पड़ा होगा, आज डेट ऑफ परचेज से आज तक। आज तक का मतलब क्या है, जिस दिन आप खड़े हो 31 दिसंबर 16 तक की डेप्रिसिएशन पड़ी हो, ठीक है। और अगर दूसरा आउटकम क्या हो सकता है, ये एसेट अपनी जिंदगी में कभी रीवैल्यू हुआ है तो फिर भाई कॉस्ट तो नहीं पड़ी हो सकती। अगर एसेट कभी रीवैल्यू हुआ हो तो एसेट अकाउंट हमने कहा था रीवैल्यूड अमाउंट शो करने लग जाता है, ठीक है। तो अगर एसेट रीवैल्यू हुआ तो फिर एसेट अकाउंट में नजर आएगी एसेट की लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट, ठीक हो गया। और अक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट के अंदर नजर आएगी डेट ऑफ, सिर्फ एक जरूरी नहीं है, उसूल की बात करो, डेट ऑफ लेटेस्ट या लास्ट रीवैल्यूएशन से आज तक की डेप्रिसिएशन उसमें पड़ी होगी, ठीक है। तो ये उसूल अब मैं लिख देता हूं आपको, ठीक है। तो एसेट अकाउंट अगर रीवैल्यू नहीं हुआ तो एसेट अकाउंट में क्या पड़ा होगा, कॉस्ट, और अक्यूमुलेशन अकाउंट में क्या पड़ा होगा, डेट ऑफ परचेज से आज तक की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी, ठीक है जी, ओके। और अगर इसका जवाब आ जाता है यस, ठीक है, तो फिर ये उसूल भाई बहुत काम का उसूल है, प्लीज इसने आपको मुश्किल सवालों के अंदर इसी नहीं बचाना है आपको, ठीक है। अगर इसका जवाब यस आ जाता है तो फिर भाई एसेट अकाउंट के अंदर, एसेट अकाउंट में कॉस्ट की बजाय क्या पड़ा होगा, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी, पूरा ही नहीं आ रहा, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी, ठीक है जी। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या पड़ा होगा जी, बोलो बोलो बोलो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर, अकाउंट में डेट ऑफ लास्ट या लेटेस्ट, डेट ऑफ लास्ट या लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ यानी आज तक की, हाँ ईयर एंड मत लिखो, आज तक लिख दो क्योंकि आप जो डेट पे खड़े होगे उसी दिन की ये बात होगी। अक्यूमुलेशन अकाउंट में डेट ऑफ लास्ट या लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से आज तक की डेप्रीसिएशन पड़ी होगी। लो भाई, ये असूल ऐसा है कि ये एक बार आप लिख लें, अल्लाह ने चाहा तो कभी भी इस मामले में आपको गलती से दो चार नहीं होना पड़ेगा। सवाल क्या है, सवाल ये है क्या ये एसेट कभी रीवैल्यू हुआ, क्या ये एसेट कभी रीवैल्यू हुआ, अभी भाई सब्र कर जाओ, बना लेना तस्वीर। क्या ये एसेट कभी रीवैल्यू हुआ, समझ तो लो पहले। अब इसका जवाब अगर तो आता है नो, तो फिर एसेट अकाउंट में कॉस्ट पड़ी होगी, ठीक है। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेट ऑफ परचेज से आज तक की डेप्रिसिएशन, ठीक है। एसेट अकाउंट यूं याद रख लेना, अगर नो आंसर आ गया तो एसेट अकाउंट में कॉस्ट पड़ी होगी, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेट ऑफ परचेज से आज तक की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी, ठीक हो गया। और अगर इसका जवाब आ जाता है यस, तो फिर एसेट अकाउंट में लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी, ठीक है। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से आज तक की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी, ठीक है। अगर आंसर यस आता है तो एसेट अकाउंट में कॉस्ट की बजाय क्या पड़ा होगा, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट, ठीक है। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से आज तक की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी, ठीक है। लेकिन ये काम सारा कब करना है, जिस दिन बैलेंस चाहिए ना ओपनिंग, उससे एक दिन पीछे वापस आओ, पिछले साल के क्लोजिंग डेट पर खड़े होकर ये बैलेंस निकालो और फिर उस क्लोजिंग को ओपनिंग बना लो। सिंपल, उस क्लोजिंग को क्या कर लोगे, ओपनिंग बना लोगे, ठीक है। चलो जी, अब सवाल करते हैं। हम 31 दिसंबर कहां पे खड़े हैं, 16 पे। ये हम है 31 दिसंबर 16 पे हम खड़े हैं और हम सवाल से जाकर पूछ रहे हैं, सवाल क्या ये एसेट 31 दिसंबर 16 या उससे कितने गया, क्या ये एसेट 31 दिसंबर 16 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ। जवाब आया बिल्कुल हुआ, और किस दिन हुआ, 1 जनवरी 16 को। तो इसका मतलब ये नो वाले आंसर से निकल आया, एसेट अकाउंट में कॉस्ट नहीं हो सकती। ये यस में आ गया है, एसेट अकाउंट में पड़ी होगी लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट, ठीक है। तो लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, ये 800 के ऊपर नजर आना चाहिए, ठीक है। तो 800 वाले कितने बच्चे थे, ओके। इसके अलावा 311 वाले, 300 वाले होंगे, हाथ खड़ा करें, मैं बताता हूं मसला क्या हुआ था। 300 वाले थे, नाम आया था, आवाज आई थी। देखो 300 वाले बच्चों ने पता है क्या किया था, 300 वाले बच्चों ने 1 जनवरी 17 पे खड़े होकर जब सोचा था तो उनको ये फिगर नजर आई थी।
हालांकि ओपनिंग बैलेंस ये नहीं है, ये साल के पहले दिन रीवैल्यू हुआ है। ओपनिंग तो वो है जो पिछले साल का क्लोजिंग था, जस्ट उसको ओपनिंग बनाया। तो इसलिए ईयर स्टार्ट की रीवैल्यूएशन अक्सर धोखा दे जाती है बच्चों को, अगर वो उसी दिन खड़े होकर ओपनिंग निकालें तो। इसलिए पक्का पक्का उसूल आप लोगों ने याद रखना है। अगर यकम जनवरी 17 पे आपको बैलेंस ओपनिंग चाहिए 17 वाले साल का, तो पहले ले जाओ खुद को 31 दिसंबर 16 पे, और सवाल से जाके सवाल पूछो, क्या ये एसेट कभी रीवैल्यू हुआ? अगर इसका आंसर नो हो तो एसेट अकाउंट में कॉस्ट पड़ी है, और एक्यूमुलेशन अकाउंट में डेट ऑफ परचेज से आज तक की डेप्शन पड़ी है। और अगर इसका आंसर आ जाए यस एसेट रीवैल्यू हुआ है, तो फिर जो लास्ट वाली रीवैल्यूड अमाउंट है एसेट अकाउंट वो शो करेगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर उस लास्ट रीवैल्यूएशन के दिन से लेके आज तक की डेप्शन कटी हुई पड़ी होगी। ठीक है, तो जब हम सवाल के पास गए, हमने इससे पूछा क्या 31 दिसंबर 16 इससे पहले ये एसेट कभी रीवैल्यू हुआ? उसने कहा जी बिल्कुल हुआ, यकम जनवरी 16 का हुआ। हमने कहा इसका मतलब एसेट अकाउंट 31 दिसंबर 16 पर क्या शो कर रहा है? लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट। ये 31 दिसंबर 16 का जो क्लोजिंग है, ये हमारा यकम जनवरी 17 का ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहां पर हमने आकर लिखा 800। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अगर ये एसेट रीवैल्यू हो गया तो अब उधर जाना ही नहीं, आप इधर ही रहो। तो अब एसेट अकाउंट के एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर क्या पड़ा होगा? उस लास्ट रिवैल्यूएशन यकम जनवरी 16 से लेकर आज तक 31 दिसंबर 16 तक की डेप्रिसिएशन, ये हमें वर्किंग से मिला करेगी। यकम जनवरी 16 से 31 दिसंबर 16 तक की डेप्रिसिएशन 89 है, तो ये 89 की डेप्रिसिएशन आपकी 31 दिसंबर 2016 की डेप्रिसिएशन है। ये कब की डेप्रिसिएशन है जी? 31 दिसंबर 89। ठीक है ना, ये यकम जनवरी 16 से 31 दिसंबर 16 तक की डेप्रिसिएशन 89 है। बोलो, ये 31 दिसंबर 16 का क्लोजिंग है, ये हमारा यकम जनवरी 17 का। ये माशाल्लाह सबने सही बताया था। चले 89। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब सवाल में कोई जान नहीं बची, टेक्निकल बात। अब आगे हो जाइएगा, अब आगे हो जाइएगा प्लीज, फिर नए सिरे से सीटें बदली जाती हैं जी। तो अब इसके बाद कुछ भी नहीं बचा जी, अब सब इजी पीजी हो गया। ठीक है, ओपनिंग आ गए। अब 17 वाले साल में क्या हो रहा है? 17 वाले साल में क्या हो रहा है? पहले ही दिन, सवाल में क्यों जाएं, वर्किंग कर रखी है। ये है हमारा 17 का साल। लेट मी ट्राई टू मेक इट सम अदर कलर, ग्रीन कर लेते हैं इसको। ये यहां से चल रहा है काम जी। ठीक है जी, ये ग्रीन साल हमारा 17 का इस वक्त रेलेवेंट साल है। तो 17 वाले साल में साल के पहले ही दिन एसेट क्या हो रहा है? रीवैल्यू। तो रीवैल्यूएशन के दिन तो हमने ट्रांसफर करनी होती है पहले। अब ट्रांसफर के लिए क्या करेंगे? 17 को, यकम जनवरी 17 को रीवैल्यूएशन हो रही है ना, इससे ऊपर देखेंगे पहले को रीवैल्यूएशन हुई है 16 को हुई है, यकम जनवरी 16 को हुई है। तो इसका मतलब यकम जनवरी 16 और 17 के दरमियान जितनी डेप्शन है वो ही ट्रांसफर करनी है। ये तो हमने डायरेक्ट वर्किंग से देखा 89, लेकिन अगर वर्किंग में ना जाते तो सवाल हमें वैसे ही बता रहा था यकम जनवरी 17 तक कितनी डेप्शन एक्यूमुलेट हो चुकी है 89। इसको क्या कर दो? ट्रांसफर। तो दोनों तरह से देख सकते हैं। तो पहले ट्रांसफर की एंट्री, बोलो एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ जी? देखो, रीवैल्यूएशन पर लॉस आ रहा है। अब एसेट अकाउंट क्या हो रहा है? 411 से माइनस यानी क्रेडिट। तो 411 से एसेट अकाउंट को कर दिया आपने क्रेडिट। अब इधर देखो, मुझे एसेट से इस वक्त गर्ज है। पीपीई का नोट पहली दफा जब सिखाया था एक बात बताई थी कि पीपीई का नोट तो कुछ भी नहीं है, ये तो एसेट और एक्यूमुलेशन की स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंटेशन का नाम है। मतलब हमें एसेट और एक्यूमुलेशन से गर्ज है, हमें रीवन सरप्लस प्रॉफिट लॉस से गर्ज नहीं है ये नोट की मेन बॉडी बनाते हुए। ठीक है, तो भाई बिल्डिंग वाला 411 तो हमने देखना है, 311 या 100 को फिलहाल देखने की जरूरत नहीं है। 100 ने जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में, 311 ने जाना है रिवैल्यूएशन सरप्लस में। हाँ, सब नोट बनाते हुए देख लेंगे, सरप्लस को भी फिलहाल नहीं, पीपीई का नोट बनाते हुए नहीं। ठीक है भाई, सर पकड़ के बैठ गए, समझ आ रही है, साथ ही हो ना मेरे? ठीक है, अच्छा जी। तो 411 से ये हो गया। ठीक है जी। अब 17 में कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल ना, कोई एडिशन ना कोई डिस्पोजल। तो क्लोजिंग बताना जरा। 300, ये 300 है तो मतलब हम सही हैं, क्योंकि 17 वाले साल में अगर एसेट रीवैल्यू हुआ है तो एसेट अकाउंट को लेटेस्ट रीवैल्यू अमाउंट शो करनी चाहिए थी 300 की, और हमारा एसेट अकाउंट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 300 की लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट ही शो कर रहा है। ठीक है, सही है। ओके, नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इस साल की नजर आ रही है वर्किंग में? ये देखो 17 के साल की डेप्रिसिएशन कितनी है? 38। ठीक है, तो 38 की डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है 38। कोई डिस्पोजल इस साल में तो है नहीं, क्लोजिंग 38 ही होनी है, एक साल की डेप्रिसिएशन होनी है, बाकी सारी तो ट्रांसफर जो हो गई थी। तो 300 माइनस 38 262 वर्किंग के साथ मैच करना चाहिए। ये देखो कर रहे हैं मैच। ठीक है, डन। अच्छा, ओके, नेक्स्ट
मैं तो कहता हूं 17 को सारा घर पहुंचाते हैं, ठीक है। 17 मेजरमेंट बेसिस, रीवैल्यूएशन मॉडल है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और लाइफ कितनी यूज हुई है इस 38 की डेफिनेशन को चार्ज रिकॉर्ड का नोट करते हुए कितनी 8, 38 की डेफिनेशन निकालते हुए क्या लाइफ यूज हुई है 8 ही हुई है ना, तो 8 लिख लो यहां पर, 8 ईयर्स, ठीक है जी, ओके। उसके बाद सब नोट्स होते हैं, मैं कहता हूं सब नोट्स भी बना देते हैं, दोनों साल की आज बनाते हैं, फिर देखी जाएगी। 8.1 लास्ट रीवैल्यूएशन was performed on यकम जनवरी 17, और अगर 18 का नोट बना रहा था तो यकम जनवरी 18 कर देता, बहरहाल फिलहाल तो मैंने 18 बनाया नहीं, ठीक है ना। डॉट 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 क्या मतलब, बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर XYZ नहीं ना लिखा सवाल में, ठीक है। 8.2 हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन एसेट वुड हैव शोन फॉलोइंग फिगर्स। अब मैं लिख रहा हूं पहले 31 दिसंबर 17 के लिए जी, क्या शो करता है एसेट अकाउंट, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, बुक वैल्यू, पूरा लिखना है, बीवी वगैरह नहीं लिखते रहना वहां पे, ठीक है जी। यहां पर 31 दिसंबर 18 बन जाएगा ना, इसको थोड़ा समझ लें, बहुत दूर हो गया जी। 31 दिसंबर 17 पर बताएं जी, एसेट 31 दिसंबर 17 तक तो कोई नहीं ना एसेट बिका, जो 10 बिल्डिंग 17 तक तो एक भी नहीं बिकी हुई, तो अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 500, ये 500 की कॉस्ट पर नजर आती। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इनकी कैसे निकालते जी, इधर देखो 500 की कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 10 करते 1 साल की डेप्शन आती, यकम जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 1 साल, 16 2 साल, 17 3 साल, इंटू 3, क्या आंसर है 1 बुक वैल्यू 350, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट क्या है, बोलो बोलो बोलो, मूवमेंट बनाओ जरा, कोशिश करो, ये आपने ना बनाया वो काम, वो करो, मूवमेंट की कोशिश करो, मूवमेंट वर्किंग से देखनी है। और 31 दिसंबर 17 के लिए ओपनिंग यकम जनवरी 17 होना है, लेकिन उसूल बताया हुआ है नोट बनाते हुए 31 दिसंबर 17 यकम जनवरी 17 की बजाय 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर सोचो, एक मिनट सोचो सही को, सजे खबे लिख लो, को फिगर लिख तो लो, मैं बना रहा हूं। जी ओपनिंग हमें किस दिन चाहिए जी, यकम जनवरी 17 को, लेकिन उसूल क्या है 31 दिसंबर 16 पे जाके इसको निकालना है, ठीक है ना। अच्छा चलो पहले ये साल तो वैसे ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन चलो दोबारा लिख लिया अब मैंने। अच्छा जी, अब यकम जनवरी 17 की बजाय हम 31 दिसंबर 16 पे जाकर खड़े हुए, और ये है एसेट की बुक वैल्यू और ये है रीवैल्यूएशन सरप्लस की बुक वैल्यू, यानी 31 दिसंबर 16 पे रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कितना पड़ा है 311, ठीक है जी, सही है। ये 311 का बैलेंस 31 दिसंबर 16 का क्लोजिंग है, ये यकम जनवरी 17 की सुबह यही क्या बन जाएगा ओपनिंग 311। ये मत समझे आज की क्लास को हल्का, बड़े बड़े पास पेपर के मसाइल जो हैं वो इसी के अंदर हल हो रहे हैं हमारे। आज एक दफा टाइम लग रहा है, उसके बाद काफी सवालों के अंदर यही काम, मैंने इसीलिए इसको यहां नोट किया है ताकि जब भी कभी रेफर करना होगा इस सिचुएशन को मैं फौरन इधर आके कहूंगा ये देखो ऐसी बात यहां पर की थी, सेम बात है, ठीक है ना। इसलिए बड़े ध्यान से आज के होमवर्क के अंदर ये सवाल दोबारा करना है आपने, और बगैर सोल्यूशन देखे करना है। और केएल वाला सवाल आज नहीं डिस्कस हो सका, जाहिर है वो कल डिस्कस कर दूंगा, उस पर थोड़ा टाइम लगना है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो वो 10 मिनट के अंदर सवाल पढ़ा देना हमने, ठीक है ना, तो वो बाद में करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छा जी 311 ओपनिंग आ गया, बोलो सर नजर नहीं सही तरह से आ रहा, 311। अब अरोज 17 में अरोज हुआ नहीं, अरोज कोई नहीं हुआ, लॉस आया था और ये सरप्लस को खा पी गया, तो इसको मैंने आज एक नए लफ्ज के साथ लिखा एडजस्टेड। अरोज होता तो बढ़ता, लॉस खा गया, लॉस इसको खा गया, 311 पड़ा था ना,
311 माइनस हो गया, कितना बचा, कितना बचा, ये देखो कितना बचा, कितना बचा, 0। 100 वालों सरप्लस कितना बचा। अल्लाह तुम लोगों को होश दे, अकल दे, बस काफी है जी। तो भाई सरप्लस 311 का था, वो गया, खत्म हो गया, बाकी तो लॉस बचा है, सरप्लस तो नहीं बचा। सरप्लस कितना बचा, 0। जब बचा 0 तो ट्रांसफर कितना हुआ, 0। तो फिर क्लोजिंग में भी कितना पड़ा है, 0। जाके अपनी वर्किंग को देखो, आपकी वर्किंग के साथ ये मैच कर रहा है कि नहीं। 31 दिसंबर 17 की शाम को सरप्लस कितना है, 0। ठीक है, सही है। यहां तक कोई मसला नहीं होना चाहिए, यही बस था, और तो कुछ है नहीं सवाल में। सही है। अब देखो 31 दिसंबर 2018 के लिए नोट बनाना है, इसमें डिस्पोजल भी है ना, ठीक है। अच्छा, 31 दिसंबर 18 के लिए जब नोट बनाना है ना, तो अगर 17 का नोट बना पड़ा तो 17 का क्लोजिंग 18 का ओपनिंग है। लेकिन इतनी आसान जिंदगी आपके लिए थोड़ी ही छोड़नी है मैंने, आपके लिए तो मैंने 17 को छुपाकर आपको कहना है जरा दोबारा से नए सिरे से प्रैक्टिस करो 31 दिसंबर 18 के लिए। अब 17 का क्लोजिंग देख के जो ओपनिंग बनाएगा उसे गुनाह मिलेगा। पर्चे में जिसको पास होना है वो प्रैक्टिस करने के लिए 18 को नए सिरे से यूं समझेगा कि 17 है ही नहीं। 17 है ही नहीं तो ओपनिंग किस दिन निकालना है उसने, 1 जनवरी 18 को, तो खुद को खड़ा करेगा 31 दिसंबर 17 की शाम को, तो ये सारा काम करेगा। यहां पर सवाल पूछा है, यहां पर कहां पहुंचे होगा, अब बच्चा कहां पहुंचा होगा, हर बच्चा पहुंचा होगा 31 दिसंबर 17 पे। सवाल से पूछेगा, सवाल पिछले साल से नकल करने वाले अपनी जिम्मेदारी पे करेंगे, ठीक है। जिन्होंने नकल की है तौबा करें और नए सिरे से भूल कर दोबारा वो काम करें जो कह रहा हूं। आप 18 के लिए मुझे नोट और सब नोट्स बनाकर दें, फॉर्मेट बना हुआ है, मुझे ये नोट और सब नोट जल्दी से बनाकर दें, पहले नोट बना दें, और इसके लिए आपके पास सिर्फ 2 मिनट है। चलो 2 मिनट मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। माना कि डिस्पोजल है, सिर्फ ओपनिंग लिखना है। चलो तोड़ लेते हैं, ओपनिंग लिखो 1 मिनट के अंदर अंदर, लेकिन सारे करते हुए, सवाल से देखते हुए, उसूल अपनाते हुए, जल्दी करें। वैसे तो क्लोजिंग 17 ओपनिंग ऑफ 18 बन सकता है, लेकिन हम जरा प्रैक्टिस दोबारा कर लेना, जो सीखा है उसको समझो। 2 सवाल कर लिया आज, जल्दी करो। सवाल 17 में भी खड़ा हो सकता था, 18 में भी। आप सोचते हैं कि 17 है ही नहीं, पागल थोड़े ही कि अगर 18 बनाना है तो पहले 17 बनाएंगे फिर 18 बनाएंगे। पर्चे में 18 मांगे तो सिर्फ 18 डायरेक्ट बनाना है, तो बनाना सीखें, जल्दी करें। तुमने यार क्लासेस ही नहीं ली है, तुम्हें शर्म नहीं आती यार। ईद वाली क्लास थोड़ी सी अभी भी रह गई है सर। समझ आ रही है? 31 दिसंबर 18 का नोट बनाना है, तो 1 जनवरी 18 पे बस अब इधर देखें, बस जो करना था आप लोगों ने कर लिया, कारनामा हाय सरंजाम देने थे वो दे लिए। प्लीज 31 दिसंबर 18 का नोट बनाना है, 1 जनवरी 18 पे आपको ओपनिंग चाहिए, तो खुद को जाकर 31 दिसंबर 17 की शाम पे खड़ा करके सवाल से पूछेंगे, क्या ये एसेट कभी 31 दिसंबर 17 या उससे पहले रीवैल्यू हुआ है? इसका आंसर नो हुआ तो सुकून एसेट अकाउंट में कॉस्ट और लिक्विडेशन अकाउंट में डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 17 तक की डेप्रिसिएशन। और अगर ना हुआ तो फिर लास्ट रीवैल्यूएशन वाली रीवैल्यूड अमाउंट और उस दिन से लेके 31 दिसंबर 17 की डेप्रिसिएशन। अब सवाल में आए, सवाल को देखा तो सवाल से पूछा क्या 31 दिसंबर 17 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ? उसने कहा इज 31 दिसंबर 17 से पहले ये 1 17 को रीवैल्यू हुआ है। हमने कहा फिर एसेट अकाउंट में क्या पड़ा होगा? 300। मैंने नहीं देखा क्लोजिंग में, तो प्रैक्टिस कर रहा हूं ना, वरना ये 300 उठाकर लिख देता, लेकिन नहीं हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। तो ओपनिंग 300 कॉस्ट, अगर ये 1 जनवरी 17 को रीवैल्यू हुआ है तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर 1 जनवरी 17 से 31 दिसंबर 17 तक सिर्फ 1 साल की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी, और वो डेप्रिसिएशन है 38 की। तो ओपनिंग 31 दिसंबर 17 का क्लोजिंग 38, तो यही 1 जनवरी 18 का ओपनिंग बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी दिन ये एसेट क्या हो रहा है? रीवैल्यू। तो रीवैल्यूएशन के लिए आप बस भी करो। अब नोट के अंदर 38 नजर आ तो रहा है, क्या आप दोबारा सोचना, नोट के अंदर नजर आ रहा है, ओपनिंग निकालने में इतनी मेहनत कर ली तो अब बस उठाओ इसको, इसी तो ट्रांसफर पहले लिखा था। तो 38 रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और 38 से एसेट क्रेडिट हो गया जी। अच्छा सॉरी, एक्यूमुलेशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, ट्रांसफर की एंट्री हो गई। अब आए हम 1 जनवरी 18 पर और हमें ये एंट्री नजर आ रही है, पहली एंट्री एसेट 338 से हो गया डेबिट। बस मुझे इसी सरोकार है, 338 से एसेट जो बढ़ा है, उसके अलावा सरप्लस के साथ जो हो रहा है मेन नोट के अंदर, तो उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। कोई एडिशन है? बोलो कोई एडिशन है?
कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल है, इज है, ठीक है। तो ये देखो एंट्री कहां लिखी थी, मैं कहां कही थी, मैंने साइड पे की थी कहीं, किस साइड है वर्किंग, ओ ये नोट क्या है, एसेट और एक्युमुलेशन की स्टेटमेंट फॉर्म। यानी इस जर्नल एंट्री में मुझे नोट की मेन बॉडी बनाते सिर्फ दो फिगर्स चाहिए, एसेट अकाउंट क्रेडिट करना है लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट से, एक्युमुलेशन को डेबिट करना है इस एसेट की एक्युमुलेशन से। मैंने कहा था एंट्री थोड़ी कर रहे हैं, मैंने कहा था वर्किंग से भी ये दो फिगर्स मिला करेंगी आपको, जब भी डिस्पोजल करना हो वर्किंग के अंदर आओ, 240 भी मिलेगा आपको, 9 भी यहीं से मिलेगा आपको, ठीक है। तो 240 को एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करना है, बोलो तो करो ना क्रेडिट, कितना 240, ठीक है जी। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से 9 को डेबिट करना है। मसला पता है क्या है, ये देखो ये 9 को ना पहले यहां पर, मुझे पता है, मैं ये कह रहा हूं कि पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में 9 फेंकोगे फिर ही निकालोगे ना, मैंने ये इसलिए जरा इधर लिख दिया कि पहले हमने एंट्री नंबर 3 की थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट 9 से, उसके बाद फिर डिस्पोजल करते हुए ये वाली एंट्री पास की थी, एक्यूमुलेशन में इकट्ठा हो गया था 9, इसको अब फेंक दो डिस्पोजल में, ठीक है ना। तो ये 9 रुपए पहले यहां पर आए। अगर मैं सिर्फ यही एसेट होता है एक ही लिख रहा हूं तो मैं यूं लिखता, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हुआ और फिर ये यहां से निकल गया, ठीक है ना। ऐसा ही है, ये बात समझ आई है कि ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर इस एसेट को निकाल, अगर इस एसेट की डेप्रिसिएशन इस एक्यूमुलेशन अकाउंट में से निकालनी है तो पहले यहां पर फेंकोगे फिर ही निकालोगे ना। अगर ये एक ही एसेट होता जो डिस्पोज हो गया है तो ये 9 रुपए की डेप्रिसिएशन आती है, यहां पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट, एक्यूमुलेशन हुआ क्रेडिट, अब उसको डेबिट करके डिस्पोजल में फेंक दिया, ठीक है। लेकिन ये एक था नहीं, बाकियों की डेप्रिसिएशन भी अभी यहां पर आनी है। लेकिन मैंने ये 2 स्टेप्स परफॉर्म कर लिए डिस्पोजल के। स्टेप 1 एसेट अकाउंट को रीवैल्यूड अमाउंट से क्रेडिट किया, स्टेप 2 डिस्पोजल के अंदर से एक्यूमुलेशन के अंदर से इसकी डेप्रिसिएशन को भी निकाल के बाहर फेंक दिया, डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन को। डन। चलो अब क्या रह गया जी, अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर रह गया है, वो कितना है 51। तो ये 51 भी इधर ही आना था, ये असल कहानी थी। टोटल कितना है ये 60, ये 60 परेशान करने वाली चीज है। अगर ये समझ आ गई है तो फिर लहरा बहरा, ठीक है। तो भाई क्लोजिंग में पड़ा भी क्या होगा, चेक कर लो, 51 ही पड़ा होगा, क्योंकि टोटल इस साल डेप्रिसिएशन कितनी बनी थी, टोटल इस साल की डेप्रिसिएशन बनी थी 9 रुपए जाने वाले एसेट्स की, 51 रुपए पड़े हुए एसेट्स की। टोटल डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज की थी वो 60 थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुई थी 60 की डेप्रिसिएशन। लेकिन इनमें से जो एसेट बिके उनकी 9 रुपए डेप्रिसिएशन थी, तो वो यहां से निकल गई और बाकी कितनी रह गई, वही जो एसेट्स पड़े हैं उनकी डेप्रिसिएशन 51, ठीक है जी। ओके, क्लोजिंग बताएं 3, अच्छा ये 360 ही होना चाहिए था क्लोजिंग। क्यों, क्योंकि आपको पता है 600 में से जो बिल्डिंग्स रह गई थी उनकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी थी, 360 ही थी। ये देखो जो रिमेनिंग बिल्डिंग्स रह गई थी उनकी कितनी एक्यूमुलेशन आई थी, 360, ठीक है ना। तो ये 360 सही आ रहे हैं हम। इसको 51 में से, 51 को इसमें से माइनस करो, बुक वैल्यू 309, ठीक हो गया। हाँ जी, रीवैल्यूएशन स्ट्रेट लाइन, और इस दफा 7 ईयर्स यूज हुआ है। ये 38, ये 60 की फिगर निकालते हो 7 ईयर्स यूज हुआ था ना, तो 7 लिख दिया हमने। ओके, और सही है, समझ आई है। सिर्फ छोटी सी टेक्निकल बात यही थी बस, और कुछ भी नहीं, और आपके काबू में सवाल। अच्छा, अब लास्ट रिवीजन अगर 18 के नोट बना रहे हो तो लास्ट रिवीजन परफॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 18, ठीक है। फिर हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन। अब यहां पर एक छोटी सी बात वो करने लगा हूं जो किसी जमाने में ना आपको मैंने ईद वाली छुट्टियों में एक शॉर्ट सा क्वेश्चन करवाया था, जिसको बच्चों ने समझाना है, ले टाइम पास कर रही, चेक कर बच्चे है कोई नहीं, टाइम पास कर रही, उस्तादियां ला रही साढ़े नाल, ठीक है। ऐसी बात नहीं थी, बल्कि एक शॉर्टकट था। वो ये था, पता है आप लोगों ने घर पे क्या करना है, आप लोगों ने ना घर पे बिल्डिंग का लेजर बनाना है, कॉस्ट मॉडल देखते हुए, रिवैल्यूएशन कभी नहीं करनी, ठीक है। और ये 1 जनवरी 15 से शुरू करना है, 31 दिसंबर 15 आना है, 31 दिसंबर 16 आना है, 31 दिसंबर 17 आना है, 31 दिसंबर 18 आना है, ठीक है ना। उसके बाद ये काम किया था मैंने, उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बनाना है आपने, ठीक है। इसी तरह से हर साल का 31 दिसंबर 18 तक, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आंसर वही होगा जो मैं यहां पर डायरेक्ट निकाल रहा हूं, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने, आपको याद हो तो मैंने कहा था, ऐसा अज्यूम करो 10 बिल्डिंग्स कभी थी ही नहीं। अगर नहीं भी कहा था, दूसरी क्लास में कहा था, तो अब कह रहा हूं, ठीक है। वैसे ये प्रूव हो जाएगा इससे जब आप घर बनाओगे। क्या देखो ना, जो एसेट चला जाता है उसकी सारी की सारी कॉस्ट एसेट अकाउंट में से निकल जाती है, क्लोजिंग में नहीं पड़ी होती। उसकी सारी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेशन में से डेबिट होकर निकल जाती है, क्लोजिंग में नहीं पड़ी होती। तो आसान शॉर्टकट क्या है, 10 बिल्डिंग्स अज्यूम ही ना करो।
31 दिसंबर 18 पर 4 बिकने के बाद रिमेनिंग कितनी है? 6। उन्हीं 6 की कॉस्ट पकड़ो और उनकी सारी जिंदगी की डिडक्शन ले लो, आंसर वही आएगा जो आप इतनी लंबी एक्सरसाइज करके क्लोजिंग निकालेंगे 31 दिसंबर 18 पर सब बिल्डिंग्स का। चेक कर लीजिएगा, डिस्पोजल का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? तो ये आपका होमवर्क है, आपने ये करके आना है। मैं तो आपको कह रहा हूं अगर 31 दिसंबर 18 से पहले कुछ बिल्डिंग्स डिस्पोज हुई हैं तो अज्यूम करो वो कभी थी ही नहीं। डिस्पोजल वाली बिल्डिंग्स कभी थी ही नहीं। थी लिखना था, चले बहरहाल, थी ही नहीं। तो फिर 31 दिसंबर 18 पर कितनी बिल्डिंग्स पड़ी हैं? ये देखो 6 हैं। 500 अगर 10 की कॉस्ट है तो फिर 6 की कॉस्ट क्या होगी? 500 अगर 10 की कॉस्ट है तो 6 की कॉस्ट कितनी होगी? 300। इन्हीं 300 की पूरी डेप्रिसिएशन लो, 300 बटा 10, और 31 दिसंबर 18 तक कितने साल गुजर गए? 15, 16, 17, 18, 4 साल बेटा। कितना आ गया? 120। आप ना घर जाके, कितना आता है? आप घर जाके जब एसेट अकाउंट कॉस्ट मॉडल पे बनाएंगे, बचपन वाला एक्यूमुलेशन अकाउंट बनाएंगे इसका, और 1 साल 18 वाले में डिस्पोजल अकाउंट भी बनेगा। ये सब काम करने के बाद जो आपका 31 दिसंबर 18 का क्लोजिंग होगा और 31 दिसंबर 18 का एक्यूमुलेशन का क्लोजिंग होगा, ये बिल्कुल यही होंगे जो आपके सामने मैंने यहां पर लिखे हैं। ट्राई कीजिएगा, मजीद समझ ना आए तो कल यहीं से मैं बात दोबारा कर भी लूंगा। ओके, अच्छा, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये दोबारा प्रैक्टिस हो रही है। 31 दिसंबर 18 के साल का अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस बनाना है तो 1 जनवरी 18 का हमें ओपनिंग चाहिए, लेकिन हम खड़े हो जाएंगे जाकर 31 दिसंबर 17 पे। वर्किंग में जाकर देखेंगे 31 दिसंबर 17 पे सरप्लस कितना पड़ा है? 0 पड़ा है, 0। तो ओपनिंग कितना है? 0। समझ आती है? क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग क्या है? 0। इस साल का ओपनिंग बन गया वही 0। फिर इस साल में अरोज हुआ कुछ? यस, अरोज कितना हुआ? 338। नो, सरप्लस का काउंट देखो, ऊपर सरप्लस कहां लिखा? सरप्लस में कितना आया है? 251। तो अरोज ड्यूरिंग द ईयर 250। देखो पॉजिटिव वाला लिख देंगे, अरोज 251। अब ट्रांसफर की बारी आई, अखीर ही हो गई। ये 4 भी ट्रांसफर, ये 96 भी ट्रांसफर, ये 22 भी ट्रांसफर। अपने नोट्स में जाकर देखो एंट्री नंबर 4, 6 और 8 देखो 4, 6 और 8, 4 एंट्री, 4 रुपए की एंट्री नंबर 4 क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 4 रुपए। 6 नंबर एंट्री 96 वाली देखो, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 96 से। एंट्री नंबर 8 देखो, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 22 से। तो इन तीनों एंट्रीज, इन तीनों फिगर्स की एंट्री क्या हो रही है? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। टोटल कितना है ये? 122। तो ये 122 की जो एंट्री है ये ट्रांसफर हो रही है, मुख्तलिफ नामों से हो रही है, पर नोट में तो हम मुख्तलिफ नाम नहीं ना लिखते, ठीक है? नोट में तो हमने बस ये बताना है रिटेन्ड अर्निंग्स में कितना ट्रांसफर हो गया रीवैल्यूएशन सरप्लस से। तो वो हम कहेंगे जी 100 थे भाई, तो वापस कितना बच गया? 120। ये वर्किंग से मैच करेगा आपका इंशाअल्लाह, ठीक है यार? ना करें मौके पे, ना करी, तेरी मेहरबानी, ठीक है? तो ये 129 वर्किंग से भी मैच कर रहा है। अब जरा स्टेप बाय स्टेप तस्वीरें बनानी है आपने, ठीक है? पहले आप, हाँ जी कैमरामैन, पहले आप इतनी को तस्वीर बना लें। ये नजर आ रहा है सही? ये नजर आएगा सही? पीपीई से हेडिंग बना लेते हैं, ऊपर वाला सब आपको पता होता है। ये अब ठीक है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं हो सकता। जूम इन, ठीक है? जल्दी करें, ये बना लें पहले तस्वीर जल्दी से। लेकिन ये तस्वीर देखना तब तक आप पे हराम होगा जब तक आप इस सवाल को पूरी तरह एक दफा दोबारा कर ना लें, क्योंकि सर खुद ही फतवे लगाई जाते हैं। वो अकाउंटिंग के अंदर तो फतवे लगा सकते हैं ना, दीन पे तो अल्लाह माफ, दीन पे तो नहीं। जी हो गई पिक्चर? जनी कशी होती है सर। अच्छा जी ये बताएं, ये नजर आ रहा है सही या जूम इन करना है? और अगर किसी को उस तरह नजर नहीं आया था तो ये उनके लिए 5 सेकंड की खामोशी, जरा और जूम इन करके। अच्छा जी, अब जी मैं सर, मैंने कहा है कि मैंने नहीं तस्वीर बनवानी। सर 1 मिनट सब्र तो करें, आप मौका तो दें मुझे। आप माइक बंद कर दें, आप टेंशन ना लें। आप बोलता हो नजर ना आया मुझे, गुस्सा चेक किया भाई है ना लेवल? ले जी नीचे वाला हिस्सा किसने लगाई है? अल्लाह उसे हिदायत दे। जी डन हैं? अच्छा जी, बड़ी जल्दी याद आ गई बेटा। ये नंबर 2 पिक्चर है। अभी एक और पिक्चर भी खिंचवानी है आपसे यार, कि एक बार खींच लिया करो यार।
अच्छा जी, अब वो वाला उसूल जो हमेशा काम आता रहेगा आपके, कौन सा भला? हमने ओपनिंग जब लिखना है, ओपनिंग के लिए पिछले साल के क्लोजिंग पे जाना है और उस दिन खड़े होकर एसेट और कमर्शियल का अकाउंट बैलेंस निकाल लेना है, उसको ओपनिंग बनाना है। तो उसके लिए ये उसूल की पिक्चर बनाएं। आपका सिर्फ सर कट गया है, बाकी आप खड़े हैं। गौर करें तो आप खड़े हैं। ठीक है जी। अच्छा चलें, आप डायवो वाला सवाल ओपन करें। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था यार? ये सर जी, ये वो, ये बातें ना किया करें। ओके, खामोश रहें। ये तुमने ना कल खड़े होना है, कल आते ही क्लास में खड़े होना है, ठीक है? और याद तुमने कराना है, तुमने कराना है, और तुमने कराना है, और तुमने कराना है, वरना तुम चारों खड़े हो गए। ठीक है, तुम भी साथ ही खड़े होना। मैंने कहा चुप बैठे। इसको सिर्फ नोट कर लें जी, टेंशन ना लें। ये सवाल है आपके लिए, इस सवाल को लाल ना कर दूं। पिक्चर लेते हैं, मैंने डिस्कस भी करना है, सिर्फ आपने ऐसे नहीं कि बस पिक्चर ले लें, पिक्चर ले लें, सब्र भी करें। ये बस 2 है, पिछली क्लास में पहले बस 1 फिर बस 2 हुआ ना, आज क्लास में पहले बस 2 आ गया, फिर बस 1 कर लेते हैं। ठीक है जी, पता नहीं क्या हुआ पढ़ाई है, ये रहने दें, वैसे ही ब्लैक ही करें पिक्चर। अच्छा जी, ये देखें बस 2 है, उसकी 1 मिनट डिस्कस करने दें। तस्वीर बना, ताबा है मेरा अल्लाह, बनाओ भाई बनाओ, तस्वीर बनाओ। क्या कह रहा है? 18,000 का फोन लिया सिर्फ तस्वीरें बनाने के लिए तो लिया, ये कह रहा है। अच्छा जी, इधर देखें जी, आपका बस 2 को पहले देखते हैं। बस 2, डाइवो हैज 2 बसेस, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ इंपेयरमेंट टेस्टिंग। रिमेनिंग लाइफ 3 साल है, 31 दिसंबर 12 पे खड़े होकर, और 31 दिसंबर 12 पे खड़े होकर बुक वैल्यू भी गिवन है, और फेयर वैल्यू लेस इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट। कॉस्ट टू सेल का दूसरा नाम इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट भी होता है, ये भी आपने निकाल देनी है। फिर एनुअल इनफ्लोज हैं, एनुअल आउटफ्लोज हैं दोनों बसेस के, और एंड पर इनफ्लो आउटफ्लो, एंड पर इनफ्लो आउटफ्लो। अब स्टेप वाइज चलना था हमने। ठीक है, सबसे पहले बुक वैल्यू जो है वो सवाल के अंदर ही गिवन है। ठीक है, बस 2 की बात करें तो बुक वैल्यू 160 है इसकी। ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है तो वो होगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, 150 माइनस 4, 146 आ गया। वैल्यू इन यूज निकालनी है तो कैश फ्लोज निकालने पड़ेंगे। हम 31 दिसंबर 2012 पर खड़े हैं। 31 दिसंबर 13 के लिए उसने कहा एनुअल इनफ्लोज हैं 55, 55, 55, एनुअल आउटफ्लोज हैं 5, तीसरे साल के एंड पे 3 मिलेंगे कबाड़ियों को बेचकर, और 1 डिस्पोजल कॉस्ट, यही है। तो 55, 55, 55 ये आ गया। ठीक है, उसके बाद इनके इनफ्लोज 5, 5, 5 हमने नेट कर दिया इनको। ठीक है, नेट में ये 50, 50, 50 इनफ्लोज आ गए। फिर बेचने पर 3 का इनफ्लो, 1 का आउटफ्लो, नेट में इनफ्लो ही बचा 2 का। अब टोटल 50, 50 और 52 के इनफ्लोज हैं। अब ये जो 0.909 और पॉइंट, ये क्या था जो हम, ये क्यों पड़ा हुआ था ना, जो हम 1 पॉइंट, अब 10% रेट की बजाय ना उसने ये फैक्टरी दे दिया था। जरा लिखो, जरा लिखो अपने कैलकुलेटर्स पे, सबके सब बच्चे लिखो 1.1 रेस टू पावर -1, 1.1 रेस टू पावर -1, बोलो 0.909, ये उसने निकाल के दे दिया था। रेट से मल्टीप्लाई, रेट वगैरह यूज भी करने की जरूरत नहीं थी। यानी हम भी तो यही करते थे, 50 इंटू 1.1 रेस टू पावर -1, तो वो वही लिख दो। फिर 1.1 रेस टू पावर -2 करके चेक करो, 0.826 आ रहा है। 1.1 रेस टू पावर -3 करके देखो, 0.751 आ रहा है। तो ये फैक्टर उसने निकाल के दे दिया था, उल्टा आसानी थी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई करना है। प्रेजेंट वैल्यू आ गई 126, ये 126 यहां पर आ गई, वैल्यू इन यूज 146 आई, और ये एसेट 14 रुपए से क्या हो गया था, इंपेयर। ठीक है, बस 1 इंपेयर नहीं हुई, कल उसका सोल्यूशन भी आपसे डिस्कस कर लूंगा। आज का होमवर्क इंपेयरमेंट का कोई भी नहीं है, इंपेयरमेंट का कोई भी नहीं है। IAS 16 का उम्र वाला सवाल दोबारा करके KL वाले सवाल का नोट बनाना है। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। हाँ जी।